हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर, है ना। ये वेक्टर ही बेस है पूरे 11th और 12th के फिजिक्स का। आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, एडवांस की तैयारी कर रहे हो या सिंपली बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये बेस है पूरे फिजिक्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, वेक्टर, है ना। चलो, तो वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जानना होगा बच्चों। वेक्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों, बताओ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी जो आप मेजर कर सको और उसको नंबर के टर्म में बता सको। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। क्लियर है ना। एक ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर तो कर ही सको, साथ ही साथ उसको नंबर के टर्म में बता सको। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे बताओ? अ क्वांटिटी that can be measured a quantity that can be measured and can be expressed in terms of number and can be expressed in terms of number। आप एक ऐसे क्वांटिटी जिसको आप मेजर भी कर सको और नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट भी कर सको, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है ना। आप एग्जांपल बता सकते हो, बताओ एग्जांपल बताओ। अगर आपसे पूछा जाए बताओ आप जिस बेंच पे बैठते हैं उस बेंच का लेंथ क्या है, तो लेंथ आप बोलोगे बच्चों 2 मीटर है सर, 1 मीटर है। तो क्या आप उसको मेजर करके नंबर के टर्म में बता पा रहे हो ना? 1 मीटर, 2 मीटर। तो क्या लेंथ क्या हो गया? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपसे पूछा जाए कि आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे सर मेरा वेट 55 kg है। तो क्या आप उस अपने वेट को मेजर भी किया और नंबर के टर्म में 55 के टर्म में बता भी सके, तो वेट भी क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आपसे पूछा गया टाइम कितना लगता है आपको स्कूल से कोचिंग जाने में या स्कूल से घर जाने में, तो आप बोलोगे सर 1 घंटा लगता है। तो एक उसको अगेन आप नंबर के टर्म में बताए, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? टाइम भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं टाइम लेंथ वॉल्यूम, और ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी होता है बच्चों जो क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, जिसको आप नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सको और मेजर कर सको। क्लियर है। चलो अभी देखो, अगर आपसे हम पूछे बच्चों कि क्या प्यार, मोहब्बत, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या? क्यों? आप अगर किसी को प्रपोज करते हो, आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर सपोज करो आपसे जो आपका जो पार्टनर है जिसको आप पसंद करते हो, आपसे पूछ दिया बताओ कितना प्यार करते हो, तो क्या आप उसको नंबर के टर्म में बता पाओगे क्या कि हम 20 kg प्यार करते हैं? ऐसा तो नहीं होता। इसका क्या मतलब है बच्चों कि आप प्यार को नंबर के टर्म में नहीं बता सकते। इसका मतलब प्यार क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इससे हम लोग क्या बता सकते हैं बच्चों कि कोई भी फीलिंग, सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, एंगर, ये सब को आप मेजर नहीं कर सकते, नंबर के टर्म में नहीं बता सकते, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाता। क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट करके ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, नोट करके ऐसा लिख सकते हैं, फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फीलिंग क्या होता है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप इसको मेजर नहीं कर सकते, है ना, मेजर नहीं कर सकते, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाता है। क्लियर है। चलो, तो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग समझ गए सर। आगे देखो बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली है बच्चों, अब फिजिकल क्वांटिटी का अगर क्लासिफिकेशन देखना है तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई करने का ज़रूरत क्यों पड़ा। तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। सपोज करो कि आपसे कोई, आप झारखंड में रहते हो, रांची में रहते हो, एक कोई नया आपका दोस्त आया, उसको रांची स्टेशन जाना है। अगर वो आपसे पूछता है बच्चों कि बताओ रांची स्टेशन
कितना दूर है, जहाँ भी आपका दोस्त का घर है वहाँ से रांची स्टेशन कितना दूर है। तो आपका दोस्त आपको क्या बता दिया ना कि रांची स्टेशन यहाँ से 5 किलोमीटर है। तो क्या आप रांची स्टेशन पहुँच पाओगे क्या अपने दोस्त के घर से? नहीं पहुँच सकते ना। क्यों? क्योंकि वो आपको ये तो बता दिया कि 5 किलोमीटर दूर है, ये नहीं बताया कि जाना किधर है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, डायरेक्शन नहीं बताया। तो क्या आप रांची स्टेशन पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो सपोज करो कि आप अगर उसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना होगा रांची स्टेशन की दूरी का, तो उसको कुछ ऐसे बोलना चाहिए बच्चों। क्या बोलेगा वो? कैसे डिस्टेंस बताएगा कि रांची कितना है? तो 10 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। अगर बताना होगा रांची स्टेशन का दूरी तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा बच्चों, है ना। चलो, तो मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि आपसे पूछा गया बच्चों कि आप अपना मास बताओ, मतलब वेट बताओ, तो आप अपना मास क्या बोलोगे बच्चों? 60 kg, 55 kg, जो भी हो आपका वेट, आप ऐसा बताओगे। आप इसमें तो डायरेक्शन नहीं बताओगे ना, ये तो नहीं बताओगे कि 60 kg नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। आप केवल 60 kg बोलोगे, है ना। आप इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी में देख सकते हो बच्चों एक बहुत बेसिक डिफरेंस है कि इस फिजिकल क्वांटिटी जो दूरी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन इस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में ये सब आ सकता है। अब जरा देखते हैं बच्चों इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से देखो। इस फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 10। ये क्या नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों? नंबर के टर्म में बताया गया है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी का नंबर के टर्म में बताया गया है ना, उसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे लिखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड आपको क्या दिखाता है बच्चों? मैग्नीट्यूड आपको दिखाता है कि कोई भी क्वांटिटी कितना बड़ा या कितना छोटा है ना। आपसे यहाँ बोला गया 10 किलोमीटर, आपसे बोला जाता 20 किलोमीटर, तो आप एक अंदाजा लगाते कि इससे 2 गुना है ना। तो आपको पता चलता कि ये दूरी कितना बड़ा या कितना छोटा है। क्लियर है ना। ये क्या है जो नंबर के टर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वो हम लोग को क्या आभास कराता है कि कोई भी क्वांटिटी कितना बड़ा या कितना छोटा है। क्लियर है ना। चलो, दूसरा है बच्चों किलोमीटर। ये क्या है बच्चों? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कि किस यूनिट में मेजर कर रहे हो। आप ऐसे भी तो बोल सकते थे बच्चों कि जो रांची स्टेशन है ना वो 500 फीट दूर है, तो आप अभी फीट में बताए, कभी किलोमीटर में बता सकते हो, कभी माइल्स में बता सकते हो। तो ये माइल्स हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब क्या है बच्चों? ये यूनिट है ना। इसको क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। ये क्या है बच्चों? ड्यू ईस्ट। ये क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 3 चीज आ सकता है, मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों। अब देखो, ये जो यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके लिए एक अलग चैप्टर दिया गया है जिसको बोला जाता है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, इसके लिए एक अलग चैप्टर ही दिया गया है बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन, जिसमें यूनिट के बारे में कंप्लीट स्टडी किया जाता है। क्लियर है ना। चलो, तो हमारे पास क्या बच गया बच्चों? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हम लोग को वेक्टर में पढ़ना होता है। यहां पे हम लोग क्या देखें बच्चों कि जब भी कोई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही क्योंकि नंबर के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन की जरूरत पड़े ही। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दूरी बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी, लेकिन मास बताने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले को बोलते हैं बच्चों स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना।
क्यों क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ी, ये समझ में आया? क्यों? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बच्चों? चलो, आप इसको उतारना चाहो तो उतार लोगे यार। चलो मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। देखो यहां पे लिखता हूं बच्चों कि वेक्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया। मैं इसको डिलीट करके उसके बाद लिखता हूं। देखो वेक्टर को कैसे क्लासिफाई किया गया। वेक्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। सॉरी, नॉट वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फिजिकल क्वांटिटी को सबसे पहला होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा होता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है ना। किस आधार पे क्लासिफाई किया गया या बता सकते हो ना, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया कि किस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत है या नहीं है, उसके आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला पार्ट क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखे थे वेट, है ना, उसमें हम लोग को मास, उसमें हम लोग को डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी को कैसे बता सकते हैं बच्चों, बताओ? क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स only magnitude, a quantity that requires only magnitude for complete explanation, है ना बच्चों। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़े, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। तो इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है बच्चों? देखो दूसरा क्या है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी। आप बता सकते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा बच्चों? एक ऐसा क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए होगा? मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा और डायरेक्शन भी चाहिए होगा। तो इसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में लिख सकते हैं बच्चों अ क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स magnitude and direction as well for its complete explanation। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत हो और डायरेक्शन की भी जरूरत हो, तभी हम उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ना। चलो, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया बच्चों, पहला पॉइंट हो गया, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए बच्चों कि और कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सके, तो दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, स्केलर क्वांटिटी को, अच्छा एग्जाम्पल पहले लिख लेते हो बच्चों। कुछ एग्जाम्पल मेरे को बताओ, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है स्केलर क्वांटिटी में। अभी एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग क्या देखे थे? मास। और एक क्या एग्जाम्पल देखे थे बच्चों? टाइम। क्या टाइम आपसे पूछा जाएगा कितना टाइम हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? 5 बज रहा है। आप ये तो नहीं बोलोगे 5 बज रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो टाइम क्या है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। तो टाइम भी क्या हो गया बच्चों? स्केलर क्वांटिटी हो गया। और क्या स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चों? और क्या स्केलर क्वांटिटी होता है? आप जब आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि जो वर्क डन होता है ना, कार्य जो होता है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और क्या होता है बता सकते हो? स्पीड भी क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है बच्चों। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर्स में, वैसे वैसे हम लोग को ये मिलता चला जाएगा। क्लियर है ना। सिमिलरली अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का अगर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों, बताओ?
बताओ क्या एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी जरूरत हो, तो क्या एग्जांपल हो सकता है बताओ। सबसे पहले एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट जैसा, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट जैसा कि मैं पहला वाला एग्जांपल लिया था बच्चों, रांची स्टेशन वाला एग्जांपल। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है बच्चों, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे चीज़ें बच्चों, बहुत सारे क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम लोग चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को मिलता चला जाएगा, है ना। बता सकते हो बच्चों फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्या फोर्स में हम लोग को डायरेक्शन क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आपसे बोला जाए कि बताओ कि किसी ऑब्जेक्ट को गिराने के लिए कितना फोर्स लगे, है ना। जैसे आप सपोज करो बच्चों, मेरे पास ये एक डब्बा है, मेरे पास एक डब्बा है। अगर बोला जाए कि इस पे कितना फोर्स लगाओगे कि ये गिरेगा, तो एक लड़का बता दिया कि भाई इस पे तुम 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये गिर जाएगा, है ना। 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो गिर जाएगा। उसका दोस्त आया, चलो 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं। वो क्या किया बच्चों कि ऐसे 1 न्यूटन फोर्स लगाने लगा। तो ऐसे 1 न्यूटन फोर्स लगाएगा तो क्या ये ऑब्जेक्ट गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा ना। इसका मतलब वो उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है लेकिन नहीं गिर रहा है, लेकिन उसका दोस्त ऐसे लगाया था तो गिर गया था। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है, और जहाँ डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस हो जाता है बच्चों, क्या उसमें उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोर्स क्या होता है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है ना। चलो एक और इसका पॉइंट देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। हाँ, स्केलर क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए, ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए बच्चों हम लोग सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो अभी तक हम लोग 9th-10th में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप गए सब्जी बाजार में सब्जी लेने, 1 केजी टमाटर लिए, 2 केजी आलू लिए। अब घर पे आए तो आपकी मम्मी पूछे कि बताओ कितना सब्जी लिए, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको ऐड कर दोगे, 1 + 2 = 3। तो आप बोलोगे मम्मी मैं टोटल 3 केजी सब्जी लेकर आया हूँ, तो क्या सीधा ऐड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो होता है, उसको ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में हम लोग को कौन सा रूल इस्तेमाल करना पड़ता है, सिंपल अलजेब्रा, है ना, सिंपल अलजेब्रा। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, इसमें स्केलर क्वांटिटीज इट कैन बी एडेड, subtracted, multiplied and divided by simple algebra, है ना। चलो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड, सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने में सिंपल अलजेब्रा का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना। उसमें सिंपल अलजेब्रा से वो सॉल्व नहीं होता, उसके लिए कुछ स्पेशल रूल बताया गया है। जैसे कि ऐड या सबट्रैक्ट करने के लिए बताया गया बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैं आपको वेक्टर में ही बहुत आगे पढ़ाऊंगा। तो उसको ऐड करने के लिए आप सिंपली अलजेब्रा से ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल रूल है ना। सिमिलरली दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक अलग रूल दिया गया है, जिसको बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड, सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए स्पेशल लॉ दिया गया है, स्पेशल रूल दिया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में, for addition, subtraction and multiplication, special rule is given। स्पेशल रूल दिया गया है बच्चों, जिसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अभी आप इसको याद रखो। तो क्लियर हो गया है यहाँ तक बच्चों। हम लोग क्या पढ़े, फिजिकल क्वांटिटी पढ़े। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके और नंबर के टर्म में एक्सप्रेस कर सके, जैसे लेंथ, टाइम, मास, वेट, व्हाटएवर, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है, ठीक है ना।
चलो, अभी उसके बाद फिर क्या पढ़े बच्चों कि कोई भी फीलिंग फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको हम लोग नंबर के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, तो कोई भी फीलिंग क्या हो जाता है, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। आगे क्या देखे बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो उससे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करने की जरूरत क्या पड़ी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, दो एग्जाम्पल दिया। सबसे पहला एक डिस्प्लेसमेंट का कि रांची स्टेशन कितना दूर है, दूसरा एग्जाम्पल दिया मास का। तो हम लोग क्या देखे बच्चों कि जब मास को एक्सप्लेन करना था तो केवल मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत थी, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बताने की को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होगा तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा, है ना। तो ऑन द इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन भी बताना जरूरी है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है बच्चों? जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखें बच्चों, कुछ एग्जांपल देखें हम लोग जो कि बेसिक आम जीवन में हम लोग देखते हैं, है ना। और उसके बाद क्या देखें बच्चों कि स्केलर क्वांटिटी को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी को ऐड, सबट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए स्पेशल रूल दिया गया है जो धीरे धीरे इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको उतार लो, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए? चलो देखो बच्चों, हाँ हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देख चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग को मेनली क्या पढ़ना था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही यहाँ पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम ही वेक्टर है। तो अब हम लोग वेक्टर में आगे बढ़ते हैं, है ना। वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लिए, अब उसमें और आगे बढ़ते हैं कि आखिर एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए बच्चों, है ना। तो देखते हैं हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक वेक्टर अगर इसको रिप्रेजेंट करना है बच्चों, तो वेक्टर में क्या क्या होता है? क्या दो चीज़ होता है बच्चों? वेक्टर में क्या क्या होता है? दो चीज़ होता है। सबसे पहला क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन, है ना। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हम लोग ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन जो वेक्टर का होता है वो होता है साइम्बोलिकली। साइम्बोलिकली मतलब बच्चों कि सिंबल के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो देखो, ध्यान से देखो, हाँ, साइम्बोलिकली सिंबल के फॉर्म में बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। साइम्बोलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल और कैपिटल लेटर विथ अ एरो ओवर इट। हम लोग क्या लिखते हैं? साइम्बोलिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी अल्फाबेट with arrow over it, है ना बच्चों। आप समझ पा रहे होगे कि साइम्बोलिकली कैसे मेजर किया जा सकता है बच्चों कि कोई भी एक इस तरीके से कोई भी एक ऐसे अल्फ़ाबेट लिख दो और उसके ऊपर एक एरो दिखा दो। इसका मतलब ये क्या हुआ बच्चों कि ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन क्या हो सकता है। कहने का क्या मतलब कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। कुछ भी दे सकते हो बच्चों। मान लो वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो क्या है, एक अल्फ़ाबेट है, उसके ऊपर अगर एरो दे दिया जाए, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्लियर है ना बच्चों। चलो, तो साइम्बोलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है।
अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड, अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर ऐसे दे देते हैं बच्चों, और ऐसे अगर दो खड़ा लाइन बना दिए तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, बोलो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। या इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, और या सिंपली आप क्या करो कि केवल ए लिख दो, इस एरो भी मत दो, ये लाइन भी मत दो, तो इस ऐसे भी सिंपली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है ना। सपोज करो वेक्टर वी है, तो इसका आप मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करोगे बच्चों इस तरीके से, भी ऐसे, या केवल भी। ये क्या हो गया बच्चों, ये क्या है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी, है ना। तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं बच्चों, कोई भी अल्फाबेट उसके ऊपर एरो ऐसे जैसे ही दिखा, इसका क्या मतलब है कि एक इस वेक्टर क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है ना। चलो, तो बच्चों अभी तक जो हम लोग देखें कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो साइम्बोलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना। आप इसको उतार लो, पहले उतार लिए, चलो मैं डिलीट करता हूं। देखो बच्चों, अब ग्राफिकली किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन एरो से। आप ध्यान से समझना, ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन एरो, स्ट्रेट लाइन एरो, स्ट्रेट लाइन एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों ग्राफिकली। ठीक है ना। कहने का क्या मतलब कि सपोज करो कोई एक वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए ऐसे ग्राफिकली, है ना। एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द एरो, स्ट्रेट लाइन एरो। तो ऐसे हम वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सपोज करो कोई एक वेक्टर बी है यहाँ पे, तो वेक्टर बी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब बताओ बच्चों कि एक वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इस एरो में मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ये सवाल तो आना लाजमी था। क्या है कि अब चलो ठीक है सर, आप ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन एरो से रिप्रेजेंट कर दिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, लेकिन एक वेक्टर क्वांटिटी में सर आपने तो बताया कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन कितना है। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए, बताओ कैसे होगा। देखो, तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है ना, वो क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होता है बच्चों, क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड कौन दिखाता है बच्चों, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। चलो, इसका जो लेंथ होता है बच्चों क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि सपोज करो बच्चों कि इसका लेंथ कुछ अगर यहाँ पे बनाए, इसका लेंथ अगर मेजर किया जाए कुछ ऐसे, जो भी होगा लेंथ, तो इसका लेंथ क्या दिखाता है बच्चों, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, याद है ना बच्चों, वे ऐसे दे रहे थे, या हम इसको सीधा सीधा ए ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। चलो आगे देखो, ठीक है सर, इसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड दिखा देता है। डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, तो डायरेक्शन इससे पता चलेगा, एरो का डायरेक्शन उधर है ना बच्चों, इसका मतलब उसका डायरेक्शन उस साइड है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन बताता है, डायरेक्शन कैसे पता चलता है बच्चों, बताओ डायरेक्शन कौन बताता है, तो एरो बताता है, एरो गिव्स द डायरेक्शन, एरो गिव्स द डायरेक्शन। क्या ये क्लियर है।
हम लोग क्या देखे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले देखे कि सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी अल्फाबेट ले लो, उसके ऊपर एरो दे दो, वो क्या दिखा देता है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी दिखलाता है ना। उसके बाद क्या देखिए कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाता है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो वो तो हो गया सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ना। अब देखिए हम लोग क्या बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली कैसे दिखाया जाता है, तो एक स्ट्रेट लाइन एरो से दिखाया जाता है। अब हमारा ये सवाल था कि सर ठीक है एक स्ट्रेट लाइन एरो बना दिए, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है बच्चों, इसकी स्ट्रेट लाइन के लेंथ से, उसका लेंथ कितना है वो क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और डायरेक्शन कौन बताता है बच्चों, तो इस एरो का डायरेक्शन हम लोग को डायरेक्शन बताता है। क्लियर है ना। चलो अब बोलो कि सर ये मतलब कैसे पता चलेगा कि लेंथ कितना है। तो ये एग्जैक्ट कुछ मतलब पता नहीं चलता बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जैक्ट लेंथ नहीं बताया जाए, उसको प्रोपोर्शन के टर्म में बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लो, सपोज करो कि एक ये लड़का है बच्चों, बॉय है ना, एक लड़का है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। डायरेक्शन मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका वेलोसिटी कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, ड्यू ईस्ट की तरफ वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। अब सपोज करो बच्चों कि एक लड़की है यहाँ पे, इसी की बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टी है उसकी। वो बोली कि अच्छा तुम दौड़ रहे हो, चलो मैं भी दौड़ूंगी, है ना बच्चों। तो ये भी दौड़ने लगी ईस्ट डायरेक्शन में। स्पीड इसका है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड। लड़की लोग तो थोड़ा होती है बच्चों कि वो लोग अक्सर कंपटीशन करने लग जाती है ना। चलो तो अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ा तो ये लड़की बोली कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ूंगी, ठीक है। चलो उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगी बच्चों, है ना, उसी डायरेक्शन में। अब बोला गया कि दोनों का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। तो अगर इस लड़का का जो वेक्टर है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर, अगर हम कुछ इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ईस्ट की तरफ, और इसका जो स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या दिखा देगा, 10 मीटर पर सेकेंड, उसका मैग्नीट्यूड दिखा देगा। तो अगर हम बना दिए कुछ इस लेंथ का 10 मीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस लड़की का वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे बच्चों, उस लड़की का वेलोसिटी कुछ 2 गुना दिखाएंगे, 2 टाइम्स। क्योंकि इतना लेंथ अगर 10 को रिप्रेजेंट करता है तो 20 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, इसका डबल लेंथ का बच्चों, इसके डबल लेंथ का। ये बात समझ में आया ना, कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 20 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ऐसे प्रोपोर्शनली बताता है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। क्लियर है ना बच्चों। चलो इसको उतार लो यार, स्क्रीन पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उतार लिए। अब कुछ छोटी छोटी बात हम लोग देखते हैं बच्चों वेक्टर में, जो हम लोग को आगे बहुत यूज आने वाला है, तो अभी ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो आप 9th या 10th में पढ़े होंगे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग कोई भी वेक्टर क्वांटिटी बनाते हैं ना ग्राफिकली एरो की तरह, तो हम लोग को वहाँ डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डायरेक्शन को कैसे दिखाया जाए, मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाया जाए, तो अक्सर हम लोग को हेल्प लेना पड़ता है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस का। किसका, कोऑर्डिनेट सिस्टम का, आप यूँ बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ना। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब थोड़ा तो छोटा छोटा बात है बच्चों जो हम लोग को जानना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग जानेंगे, आप पढ़े भी होंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए 3 एक्सिस की जरूरत होती है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे कुछ बनता है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, है ना बच्चों, ठीक है, ऐसे बनता है। क्या ये एक्स एक्सिस हमेशा ऐसे ही होना चाहिए? आप अभी तक क्लास 10th तक ऐसे ही पढ़ोगे बच्चों कि एक्स एक्सिस ऐसे हो, वाई एक्सिस ऐसे वर्टिकल हो और जेड एक्सिस ऐसा हो, है ना। लेकिन क्या हमेशा ये जरूरी, अच्छा इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जहाँ तीनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, है ना। तो क्या हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा ही होता है क्या? जरूरी नहीं है। हम कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों,
एक्स, वाई और जेड। रूल क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का दो ही रूल है। सबसे पहला रूल है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होना चाहिए, और दूसरा रूल है बच्चों कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है, यहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में 90 डिग्री है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल ही हो। आप यहाँ भी देख सकते हो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस बाहर की तरफ है ऐसे। ये डॉट का क्या मतलब होता है बच्चों? थोड़ा सा आप कुछ जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन उसको समझ लो। जब भी मैं ऐसे डॉट दिखाऊंगा ना, ऐसे डॉट अगर दिखाऊंगा तो इसका मतलब होगा बच्चों आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउट ऑफ प्लेन ऑफ बोर्ड या प्लेन ऑफ पेपर बोल सकते हो बच्चों, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये डायरेक्शन है बच्चों। और अगर मैं क्रॉस दिखाता हूं तो याद रखना ये क्या होता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इसको आप याद रखोगे, ये अक्सर यूज में आएगा। तो आप देख सकते हो बच्चों कि एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जेड एक्सिस कैसे है, ऐसे बाहर की तरफ। तो क्या एक्स से भी परपेंडिकुलर हो गया, वाई से भी परपेंडिकुलर हो गया ना। तो यहां भी क्या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है ना? जनरली, हाँ बिल्कुल, जनरली हम इसको यूज में लेते हैं, जनरली हम इस एक्सिस को यूज में लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। जो हम लोग जब पढ़ेंगे बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ऐसे एक्सिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है ना? क्या सीखे हम लोग कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और क्या होना चाहिए बच्चों, वो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो, है ना। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल भी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या ये क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग सीखते हैं बच्चों थोड़ा डायरेक्शन के बारे में, है ना। थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट रिक्वायर्स फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जैसा कि अभी हम लोग देखे हुए हैं ना। तो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में देखते हैं बच्चों, डायरेक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये जानना चाहिए बच्चों, आप पढ़े हुए होंगे थोड़ा बहुत, जब आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे क्लास 10th में ना, तो उसमें मैप पढ़ाया जाता है। मैप में बताया जाता है कि इधर कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है, इधर कौन सा होता है, नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है बच्चों, वेस्ट होता है, और इधर साउथ होता है। अच्छा, ये डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल प्लेन में है क्या? नॉर्थ ऊपर की तरफ तो होता है क्या? साउथ नीचे की तरफ होता है क्या? ऐसा नहीं, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इस तरीके से। सपोज करो मेरे पास एक कॉपी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे होता है बच्चों कि इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ये हम ऐसे दिखा रहे हैं बच्चों, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है कि इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है आपकी तरफ साउथ, और इधर है नॉर्थ, है ना। ये वर्टिकल प्लेन में नहीं होता, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। क्लियर है ना बच्चों? इसको मैं लिख देता हूं, गिवन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऐसा नहीं होता है बच्चों कि नॉर्थ ऊपर हो गया, नॉर्थ ऊपर नहीं होता है, नॉर्थ अंदर की तरफ। ये कहाँ दिया जाता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, जैसा कि मैं अभी आपको कॉपी में बताया, ठीक है ना। अब बच्चों इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे कैसे लिखते हैं, तो लैंग्वेज में इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, इधर साउथ हो गया। लेकिन हमेशा कोई भी वेक्टर क्वांटिटी केवल इसी एक्सिस पे तो नहीं रहेगा ना बच्चों, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है यार। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से समझना। धीरे धीरे करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1। ये इधर वेस्ट हो, सॉरी इधर क्या था बच्चों बताओ, इधर ईस्ट था, इधर नॉर्थ था, इधर वेस्ट था, इधर साउथ था, है ना। अगर कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर कुछ ऐसा हो जाए बच्चों, इसके एकदम बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच एकदम 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो
इस डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन है ना बच्चों जो नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच हो, तो इस डायरेक्शन को बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? अगर इसके बीचों बीच हो बच्चों, ऐसा इसके बिल्कुल बीचों बीच हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट साउथ डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अगर इसके बीचों बीच हो बच्चों तो क्या बोलेंगे? बताओ, खुद से बताओ। क्या वेस्ट साउथ डायरेक्शन बोलेंगे बच्चों? वेस्ट साउथ डायरेक्शन, है ना। अगर इसके बिल्कुल बीचों बीच हो तो क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे कब बोलेंगे बच्चों? जब बिल्कुल बीचों बीच हो, एकदम 45 डिग्री पे। दिज ऑल आर 45 डिग्री, ये सब 45 डिग्री है बच्चों, सारा 45 डिग्री है ना। तब ऐसे बोला जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच चले जाओ तो क्या बोल देंगे? नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच चला जाएगा तो समझ जाएंगे ईस्ट साउथ उसको, या साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। क्लियर है ना। तो यहां से आपको लैंग्वेज में बोला जा सकता है बच्चों कि एक लड़का है जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। एक लड़का है क्या? एक एग्जांपल ले लो बच्चों, साउथ ईस्ट। अगर एक बोला जाए अ बॉय मूव्स इन डायरेक्शन साउथ ईस्ट, तो आप समझ जाओगे बच्चों कि वो किधर मूव कर रहा है। आपको पता है इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो आपको समझ में आ जाए कि बच्चा किधर मूव कर रहा है। तो साउथ और ईस्ट के बिल्कुल बीचों बीच, तो साउथ इधर है बच्चों, ईस्ट इधर है, मतलब बच्चा किधर मूव कर रहा है? तो एकदम ऐसे 45 डिग्री पे ऐसे बच्चा मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ बॉय, है ना, वेलोसिटी ऑफ बॉय। क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये तो हम लोग समझ गए हैं। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ बच्चों कि क्या डायरेक्शन केवल ऐसे 45 डिग्री पे ही हो सकता है? नहीं ना, वो ऐसे 30 डिग्री पे भी तो हो सकता था। तो उसको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ये हो गया ना, इसको उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूं। देखो, देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अगर कोई वेक्टर ऐसा है बच्चों, कोई कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है ऐसे, और ये 30 डिग्री है ना, तो इस डायरेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा बच्चों? क्या है? ये 30 डिग्री है ईस्ट डायरेक्शन से किधर की तरफ? नॉर्थ की तरफ। तो इस डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं बच्चों? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ध्यान से समझना, 30 डिग्री किधर? तो नॉर्थ की तरफ। किससे? तो ईस्ट से। क्लियर है ना। 30 डिग्री किधर की तरफ? तो नॉर्थ की तरफ। किससे? तो ईस्ट डायरेक्शन से। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे इसको बोला जाता है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपसे पूछता हूं बच्चों, आप बताना। एग्जांपल नंबर 3। अगर कोई ऐसा डायरेक्शन है बच्चों, यूं, ये 60 डिग्री है, तो इसको आप कैसे बोलोगे? इसका डायरेक्शन क्या बोलोगे बच्चों, बताओ। क्या 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ? किससे? वेस्ट से। तो इसको कैसे लिखेंगे? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते थे? ऐसा भी तो लिख सकते थे बच्चों कि नॉर्थ से कितना है? 30 डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये 30 डिग्री हो जाएगा? तो हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको और करके कि 30 डिग्री वेस्ट की तरफ ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। किससे? तो नॉर्थ से। ऐसे भी तो बोल सकते थे ना बच्चों। सिमिलरली यहाँ पे और क्या लिख सकते थे, बताना। इसको क्या, ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा बच्चों, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन है? तो 60 डिग्री किधर? ईस्ट की तरफ। किससे? तो नॉर्थ से। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों, है ना, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आप खुद बताना मुझे। एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ,
ये 20 डिग्री है बच्चों, 20 डिग्री। इसको आप कैसे लिखोगे बताओ? बहुत आसान है बच्चों। 20 डिग्री वेस्ट की तरफ किससे? तो साउथ से। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 20 डिग्री किधर? तो साउथ से वेस्ट की तरफ, तो 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसको कैसे पढ़ रहे हैं बच्चों? 20 डिग्री वेस्ट की तरफ किससे? तो साउथ से। 20 डिग्री वेस्ट की तरफ किससे? तो साउथ से। इसको और कैसे लिख सकते थे बच्चों बोलो? क्या ये 20 डिग्री हो जाएगा? तो क्या ये 70 डिग्री हो जाएगा? तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे? 70 डिग्री साउथ की तरफ किससे? तो वेस्ट से। 70 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर है ना बच्चों? इसको उतार लो यार। एक दो और एग्जाम्पल कराते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। हो गया? चलो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं बच्चों। ऐसे 45 डिग्री पे है बच्चों। तो अभी तो आप लोग जानते थे ना कि जब बिल्कुल बीचों बीच ऐसे 45 डिग्री पे होता है तो हम लोग डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते थे बच्चों? क्या डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे कि नॉर्थ और वेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच है, तो क्या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे सकते थे ना बच्चों? एंगल के टर्म में देना होगा तो एंगल के टर्म में ऐसे दे देंगे 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 45 डिग्री चला, ये भी तो 45 डिग्री होगा ना बच्चों। तो 45 डिग्री है नॉर्थ की तरफ किससे? तो वेस्ट से, है ना। 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ किससे? तो वेस्ट से। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको एंगल के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देख लो बच्चों कि अगर आपके पास फिगर दिया रहे तो क्या आप इसका डायरेक्शन लिख सकते हो, समझ सकते हो ना। अब दूसरा हम लोग लेते हैं बच्चों कि जब आपके पास ये दिया हुआ है तब आपको ये बनाना है। क्लियर है ना? देखो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, आपको डायरेक्शन ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपसे बोला गया बताओ रिप्रेजेंट करो 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। आपको ये रिप्रेजेंट करना है बच्चों। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? ऐसे बोला गया क्वेश्चन में रिप्रेजेंट 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसका सॉल्यूशन कैसे दोगे बच्चों बताओ? कर सकते हो आप, बहुत आसान है यार, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बताओ, ऐसे बना लो सबसे पहले ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। क्या बोल रहा है बच्चों? 20 डिग्री चलो साउथ की तरफ किससे? तो ईस्ट से। ईस्ट से चलो 20 डिग्री साउथ की तरफ, तो क्या ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों बताओ? कुछ इस तरीके से, दिस इज 20 डिग्री साउथ की तरफ किससे? तो ईस्ट से, है ना बच्चों। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, उल्टा भी आप कर सकते हो। एक और देख लो, बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया बच्चों रिप्रेजेंट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो आप कैसे बनाओगे बच्चों बताओ? इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, सबसे पहले इधर बना लोगे ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ, है ना। अब बताओ क्या बोल रहा है? 30 डिग्री चलो नॉर्थ की तरफ किससे? तो वेस्ट से। वेस्ट से चलना है नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों? कुछ ऐसा हो जाएगा, यूं देखो दिख रहा है ना। 30 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ की तरफ चलो किससे? तो वेस्ट से। तो आप ऐसे बना सकते हो ना बच्चों। क्लियर है? तो ऐसे डायरेक्शन हम लोग को अगर अगर क्वेश्चन में ये बोला गया तो आपको ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, या फिर अगर ये दे दिया तो आपको ऐसे लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों वेक्टर्स का, तो ऐसा फ्रिक्वेंटली यूज होगा क्वेश्चन में। तो हमको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है, ग्राफ में दिया तो इसका क्या मतलब होता है। क्लियर है ना? चलो
तो हम लोग आज वेक्टर के बारे में बहुत बेसिक बात समझे बच्चों। एक बार फिर से हम लोग फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखें। क्या होता है एक ऐसा क्वांटिटी जो क्या करे बच्चों, जो मेजर किया जा सके और जो नंबर के टर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखें बच्चों, इसका क्लासिफिकेशन दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो फॉर इट्स कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता हो। क्लियर है ना बच्चों। उसके बाद वेक्टर में हम लोग क्या देखें बच्चों कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का सिंबॉलिकली क्या तरीका था कि कोई भी अल्फाबेट बनाओ, उसके ऊपर एरो दे दो, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है बच्चों, तो वेक्टर लिख के ऐसे दो लाइन दे दो या फिर सब हटा दो, केवल अल्फाबेट दे दो, तो वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड हो जाता है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो एक स्ट्रेट लाइन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन का लेंथ क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एरो क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखें बच्चों उसके बाद देखें कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में दो नियम होते हैं बच्चों, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होना चाहिए और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल हो, लेकिन जनरली हम लोग लेते आते हैं तो वही लेते हैं जनरल केस में, पर जरूरी नहीं हो कि हमेशा वैसा ही ले, है ना। चलो आगे फिर क्या देखें बच्चों, डायरेक्शन के बारे में, जो कि अभी हम लोग पढ़े कि डायरेक्शन को अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो आप ग्राफ कैसे बनाओगे, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, या ग्राफिकली दिया हुआ है तो आप उसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये सब आगे यूज होगा, है ना। चलो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल पाए, ठीक है ना। ओके हाँ, अगर कोई क्वेरी हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि सर ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। क्लियर है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।